अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर सर। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम कक्षा 9 से पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस पाठ को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम इस पाठ के अध्ययन करने वाले हैं और इस पाठ के प्रस्तुत पाठ के लेखिका है बचेंद्री पाल। तो प्रस्तुत पाठ को अध्ययन करने से तत्पूर्व हम प्रस्तुत पाठ के कुछ पाठ प्रवेश जानेंगे। तो प्रस्तुत पाठ के अंदर लेखिका बचेंद्री पाल ने अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है, जो कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा उनके जीवन की रही है। वो जीवन यात्रा अर्थात एवरेस्ट पर चढ़ाई की यात्रा थी। तो इसी कारण बचेंद्री पाल ने अपने इस पाठ का नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस प्रकार से रखा है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी भी एवरेस्ट पर गए हैं या कभी एवरेस्ट को करीब से देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं हमारे आज के इस पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो दोस्तों, इसको हम अध्ययन पैसेज अनुसार यानी कि अनुच्छेद अनुसार करेंगे, अनुच्छेद के बिना पर करेंगे। तो इसका प्रस्तुत पहला अनुच्छेद, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपके समक्ष है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो मेरे छात्र मित्रों, यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत अनुच्छेद के अंदर लेखिका ये बात बता रही है कि वो एवरेस्ट के यात्रा के लिए कब निकली थी। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। अर्थात यहाँ पर लेखिका ये बता रही है कि उनकी यात्रा, जो एवरेस्ट की यात्रा थी, वो 7 मार्च को वो दिल्ली से लेकर काठमांडू के लिए हवाई जहाज के से निकल पड़ा था। और अभियान, यहाँ पर अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई करने वाला, अर्थात जो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले लोग थे, उनका जो एक दल था, जो एक ग्रुप था, वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से निकल पड़ा था एवरेस्ट की ओर। एक मजबूत अग्रिम दल, अग्रिम का अर्थ होता है पहला। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात, दुर्गम हिमपात का अर्थ होता है कठिन रास्ता, और हिमपात का अर्थ होता है बर्फ का गिरना, तो दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अर्थात यहाँ पर लेखिका ये बात बता रही है कि जब वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुई जहाज से, एरोप्लेन से, हवाई जहाज से, तो उससे तत्पूर्व उनका दल पहुंचने से पहले वहां पर एक अग्रिम दल यानी कि एक पहला दल वहां पर पहले ही पहुंच चुका था। और वो इस कार्य के लिए पहुंचा था कि उनके बेस कैंप पहुंचने से पहले जो दुर्गम हिमपात है, जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, वहां का रास्ता, वहां के जो रास्ते पर बर्फ पड़ी थी, वो साफ करने के लिए वो पहले ही एक दल वहां से रवाना कर चुके थे, उनकी दल पहुंचने से पहले। इस बात का वर्णन प्रस्तुत अनुच्छेद में लेखिका बचेंद्री पाल ने किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, मेरे छात्र मित्रों, क्योंकि यहाँ पर उनके जीवन की जो सच्चाई है, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा को उन्होंने रहा है नमचे बाजार। तो नमचे बाजार ये एक बाजार का नाम है, नमचे, वहां के जो नगरीय क्षेत्र के पास है। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश अर्थात ज्यादातर शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। शेरपा का अर्थ होता है कूली, जो वहां पर कूली का या एवरेस्ट का जो रास्ता बताते हैं, उन लोगों को शेरपा कहते हैं। तो ये शेरपा जो है वो वहाँ के आसपास के गांवों के ही होते हैं और इसी स्थान के होते हैं, और तथा यहीं आसपास के गांव होने के कारण वो वहाँ पर रहते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। निहारने का अर्थ होता है देखना। तो यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने एवरेस्ट को कहां से देखा था, तो नमचे बाजार से देखा था उन्होंने, काठमांडू के नमचे बाजार से, जहां से एवरेस्ट वहां से दिखाई दे रहा था। और बहुत ही
खूबसूरत दिखाई दे रहा था, बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा था, और उन्होंने ये बात वर्णन किया है। वहां से सर्वप्रथम उन्होंने एवरेस्ट को देखा था, जो नेपोलियो में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ पर लेखिका ये बात बता रहे हैं कि जो एवरेस्ट हम जिसे कहते हैं वो नेपाली वहाँ के लोग जो होते हैं नेपोलिया, तो वहाँ के लोग उसे सागर माता के नाम से संबोधित करते हैं एवं उसे पुकारते हैं। मुझे ये नाम अच्छा लगा। अर्थात लेखिका यहाँ पर ये भी बात बता रही है, जो सागर माता कहकर वहाँ के लोग जो पुकारते हैं उन्हें एवरेस्ट को, तो वो उन्हें अच्छा लगा। तो ये पहला हमारा अनुच्छेद था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले अनुच्छेद की ओर। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, अर्थात उसको प्लूम कहते हैं, एक बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। जब लमचे बाजार से उन्होंने एवरेस्ट शिखर को देखा, अर्थात सागर माता को देखा, तो उन्होंने देखते हुए ये देखा कि वहां पर एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम, यानी कि एक फूल के समान बर्फ की को देखा, जो पर्वत के शिखर के ऊपर, अर्थात एवरेस्ट की चोटी के ऊपर जो लहराता हुआ दिख रहा था। और एक ऐसा लग रहा था वो लहराता हुआ फूल मानो वो ध्वज है, अर्थात वो एक झंडा है, एक परचम सा वो दिख रहा था, वो लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। तो यहाँ पर लेखिका ये बात बता रहे हैं कि जब वो ध्वज सा बर्फ का एक बड़ा प्लूम दिखाई दे रहा था, तो वो बहुत बड़ा लग रहा था। तो ये बात जानने के लिए जब मैंने वहाँ के आसपास के लोगों को या उसके अग्रिम दल के जो नेता थे, तो लेखिका को उन्होंने ये बात बताई थी पहले से ही कि वो जो दृश्य दिखाई दे रहा है, तो वो दृश्य निर्माण होने के लिए 150 किलोमीटर की गति से वहां पर हवा चलती है, जो ऊपरी सतह पर होती है, और उसी गति के कारण, उसी हवा के कारण ये बड़ा फूल यानी कि प्लूम बनता है, और इसी कारण वो एक बड़ा और बहुत लंबा एक झंडे के समान, एक पर्चे के समान दिखता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। अर्थात यहाँ पर लेखिका ये भी संबोधित कर रही है कि शिखर पर चढ़ने के लिए बहुत परेशानियों को, बहुत मुसीबतों को उठाना पड़ता था। और ये बात भी बता रही है वो कि जब शिखर पर कोई भी चढ़ता था तो चढ़ने के लिए उसको दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर एक बहुत खतरे और तूफानों से लड़कर जाना पड़ता था, और विशेषकर खराब मौसम में। ये बात वर्णन कर रही है लेखिका। ये मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र अर्थात विशेष रूप से आकर्षित थी, अर्थात आकर्षित, मुग्ध होना, अट्रैक्ट होना, आकर्षित थी, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। और लेखिका ये भी बात बता रही है कि इतना कठिन रास्ता वो जानने के बावजूद भी, उन्हें पता होने के बाद भी, उनकी परेशानियां बहुत आने वाली है एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। तो ये सब जानने के बाद भी लेखिका क्या करती है कि वो उन चुनौतियों का सामना करती है। और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत उनको क्यों आई? क्योंकि वे चाहती थी कि वो एवरेस्ट पर चढ़े, और इसी कारण एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उनकी बहुत रुचि, बहुत इंटरेस्ट था, और इसी कारण वो चढ़ना चाहती थी। और इसी कारणवश उनको इतनी परेशानियां भी उनको परेशानी नहीं लगी। वो उन सारी चुनौतियों का, कठिन से कठिनतम चुनौतियों का वो सामना करना चाहती थी उनकी स्वयं इच्छा से। तो ये सेकंड पार्ट में, सेकंड अनुच्छेद के अंदर उन्होंने बताया है। अब बढ़ते हैं हम बिना वक्त गवाए तीसरे अनुच्छेद की ओर। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन का अर्थ होता है बर्फ का खिसकना, हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अर्थात यहाँ पर लेखिका ये कह रहे हैं कि जब 26 मार्च को वो पेरिस पहुंचे, जब वहां पर पहुंचे एवरेस्ट के करीब, तो वहां पर एवरेस्ट के निचली हिस्से पर जब पहुंचे, तो वहां पर पहुंचने के पश्चात उनको एक खबर मिली, एक समाचार मिला कि हिमस्खलन यानी कि बर्फ के खिसकने के कारण, बर्फ के ढस जाने के कारण, बर्फ के पिघल जाने के कारण, गिरने के कारण वहां पर एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। और ये दुखद समाचार उनके पहुंचते ही वहां पर उनको मिला। खुम्बू हिमपात पर
जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये सब एक प्लेस है खुम्बु हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ जो राइट हैंड है, सीधी पहाड़ी के धसकने के कारण लोहोत्से भी एक उस जगह का नाम है जो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई करते समय लगता है। लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपी कूलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। तो इस हादसे के अंदर ये लेखिका बता रही हैं कि उस हादसे के अंदर 16 शेरपा कूली थे वहां पर, लेकिन उनमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो चुके थे उस हादसे की वजह से, उस बर्फ की चट्टान सीधी धसकने की वजह से लोहोत्से पे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखिका ये बात बता रहे हैं कि जब ये घटना सुनी गई, ये घटना जब उनके दल को मालूम हुआ, तो दल के सभी सदस्य जो थे, सभी ग्रुप के जो मेंबर्स थे, वो उनके चेहरे पर अवसाद छा गया। अवसाद का अर्थ होता है उदासी। इस खबर को सुनकर उनके चेहरे पर उदासी छा गई। जब उदासी छा गई हर एक ग्रुप के मेंबर्स के चेहरों पर, तो उनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उनके नेता का नाम है, लेखिका के दल के नेता का नाम, तो नेता जो कर्नल खुल्लर थे उन्हें प्रोत्साहित करते हुए, उनके दल को प्रोत्साहित करते हुए ये बात बताई कि अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अर्थात ये एक मामूली मिशन नहीं है, एक आसान मिशन नहीं है एवरेस्ट पर चढ़ना। इस पर चढ़ाई करने के लिए बहुत हमें हिम्मत जुटानी होती है और बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी तो हमें ये भी करना होता है कि जब मृत्यु आ जाए तो हमें सहज भाव से, यानी कि अपने आप से, इच्छा से या अपने को खुशी से, जिसे कहते हैं अपने एक मेन मिशन के लिए जान को गंवाना, तो इस कारण हमको कभी कभी तो मृत्यु को भी गले लगाना पड़ता है, सहज भाव से हमें स्वीकार करना पड़ता है, हमें उसे मानना पड़ता है। तो ये बात कर्नल खुल्लर ने अपने दल के सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए बात कही। ये बात लेखिका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए हमारे चौथे अनुच्छेद की ओर। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। अर्थात जो पहले लेखिका के दल के पहले जो दल वहां पर रवाना किया गया था रास्ते को साफ करने के लिए, अर्थात उनको चढ़ाई करने के लिए आसान होने के लिए, तो उस दल के जो नेता थे वो प्रेमचंद थे, और उनके प्रेमचंद नेता और उनका दल 26 मार्च को पेरिस में लौट आया जब लेखिका का दल पहुंचा, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने सबसे बड़ी उन्हें खबर पहुंचाई, सबसे बड़ा एक समाचार पहुंचाया, खुम्बु हिमपात के बारे में उन्होंने बताया, अवगत कराया। अर्थात उन्हें वहां पर उससे खुम्बु हिमपात के पहाड़ियों से उन्हें अवगत कराया, उनसे मालूमात दी कि खुम्बु हिमपात की पहाड़ी किस प्रकार से खतरनाक एवं खतरों से भरी है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने ये भी बात बताई है 6000 मीटर जो कैंप नंबर 1 वहां पर लगाया गया है, कैंप नंबर 1 लगाया गया है, वहां तक का जो रास्ता है उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। अर्थात वहां पर रास्ता उनको पता होने के लिए, अर्थात लेखिका के दल को पता होने के लिए कुछ पुल बनाए भी गए हैं, कुछ रस्सियां बांधी गई हैं और रस्सियां बांधकर पुल बनाए गए हैं, और उनको रास्ता पता होने के लिए कुछ झंडियां गाड़ी गई है, कुछ रास्ते पर चिन्हित किया गया है, कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने रास्ता साफ किया है एवं आपको रास्ता दिख जाएगा, ऐसा उन्होंने संबोधित किया, वर्णन किया और ऐसा उनको बात बताई। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है।
तो उन्होंने अर्थात उपनेता प्रेमचंद ने ये भी बात बताई लेखिका के ग्रुप को, अर्थात लेखिका के जो दल था उनको ये बात बताई कि वहां पर जाने से तत्पूर्व आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ग्लेशियर अर्थात बर्फ की नदी होती है और वो बर्फ की नदी अभी बहना चालू है, वहां पे बर्फ गिरना चालू है, आपको ध्यान रखना होगा। ये भी उन्होंने ध्यान दिलाने की बात कही। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। अर्थात उपनेता प्रेमचंद ने ये भी बात दोहराई, हमने अभी तो रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि हिमपात अर्थात जो बर्फ गिरने को हम हिमपात कहते हैं, तो बर्फ गिरना अभी भी चालू है और हो सकता है इसके अनियमित अनिश्चित बदलाव के कारण, यानी कि ये कभी भी गिर सकती है। तो बर्फ गिरने के कारण हो सकता है कि हमने जितना साफ रास्ता जितना साफ किया है वो फिर से भर जाए, वो काम सभी व्यर्थ हो जाए, हो सकता है हमें फिर से काम करना पड़े। ये बात भी लेखिका को उपनेता प्रेमचंद बता रहे हैं, अर्थात लेखिका के दल को बता रहे हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले ही लेखिका का दल बेस कैंप के पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले ही उनको और एक खबर मिली और एक बार खबर मिली, और वो ये थी कि अनुकूल जलवायु न होने के कारण वहां पर एक रसोई सहायक, यानी कि एक जो खाना बनाकर देता है रसोई सहायक, उनकी मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। आशाजनक अर्थात आशा उत्पन्न करने वाला, अर्थात हमें ऐसी स्थिति में अब चलना पड़ रहा था जहां पर बहुत कठिनाई आ रही थी। ये बात वर्णन कर रहे हैं लेखिका। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, अर्थात यहाँ पर लेखिका ये भी बात बता रही है कि पहले एवरेस्ट शिखर को उन्होंने 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, यानी कि वो बहुत दूरी से देखा था, पहले इतने नजदीक से उन्होंने कभी एवरेस्ट को नहीं देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। भौचक्की होना अर्थात हैरान होना। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहत से और नूत से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। अर्थात यहाँ पर लेखिका ये बात बता रही है कि वो दूसरे दिन जब उसने बेस कैंप पर पहुंचे और दूसरे दिन उन्होंने एवरेस्ट को जब नजदीक से देखा, वहां के अन्य श्रेणियों अन्य पर्वत को जो आजू बाजू है, वहां पर उन्होंने जो अन्य श्रेणियों को भी देखा, पर्वतों के श्रृंखलाओं को देखा, तो उन्हें ये देखकर वो एकदम भौचक्की यानी कि एकदम हैरान होकर खड़ी हो गई। और उन्होंने क्या देखा, अन्य श्रेणियां यानी कि अन्य पर्वत जो आजू बाजू एवरेस्ट के होते हैं, उन पर्वत के जो पॉइंट्स है एवरेस्ट के लोहत से और नूत से, इनकी ऊंचाइयों को देखा, तो ऊंचाइयों से ये घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। अर्थात वहां पर बहुत खतरनाक मंजर एवं भयानक मंजर उन्होंने देखा और वो भयानक मंजर देखकर वो एकदम हैरान हो गई। इस बात का वर्णन प्रस्तुत अनुच्छेद के अंदर वो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 अनुच्छेद जो कि हमने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का देखा। तो यहाँ पर लेखिका ने इतना वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों अनुच्छेद जो है वो पसंद आए होंगे। ये हमारा वीडियो पार्ट 1 था एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे। तो मिलते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, इतना पार्ट। और आपको यहाँ पर ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।